हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एमसीक्यू और वो है जनरल बैंकिंग पर, जो उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जो हमारे क्लरिकल साथी हैं और ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए भर रहे हैं, ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए भरे हैं, जिनका जो एग्ज़ाम है 12 तारीख को या 25 तारीख जनवरी को है। तो चलिए, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 20 सवालों की सीरीज़ जो जनरल बैंकिंग पर है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एज सिक्योरिटी? जब लोन, लैंड और बिल्डिंग को सिक्योरिटी लेके दिया जाता है तो उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, मॉर्गेज। जी हाँ दोस्तों, ये सरल सा सवाल है। लैंड बिल्डिंग के केस में कौन सा चार्ज बैंक क्रिएट करती है? और अगर आपको इसका उत्तर पता है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप खेल सकते हैं। जी हाँ, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा मॉर्गेज। जी हाँ, लैंड और बिल्डिंग अगर सिक्योरिटी है तो वहाँ चार्ज क्रिएट होता है मॉर्गेज, तो इसका सही उत्तर है मॉर्गेज। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ चार्ज इन केस ऑफ स्टॉक्स एज सिक्योरिटी? अगर स्टॉक सिक्योरिटी के तौर पर है तो कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, मॉर्गेज। जी हाँ, अगर स्टॉक अगर चार्ज में है तो ये होगा, इसका सही उत्तर होगा हाइपोथिकेशन। जी हाँ, हाइपोथिकेशन इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज इन केस ऑफ LIC पॉलिसी? अगर LIC पॉलिसी के अगेंस्ट लोन है तो इसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट एंड मॉर्गेज। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप खेल सकते हैं, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा असाइनमेंट। जी हाँ, LIC को चार्ज क्रिएट करते हैं असाइनमेंट के रूप में। जी हाँ, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज इन केस ऑफ FDR? अगर FDR के अगेंस्ट जो लोन दिया गया उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: लियन, प्लेज, असाइनमेंट, हाइपोथिकेशन। जी हाँ, ये बहुत ही सरल सा सवाल है। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ खेल सकते हैं, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा, अगर FDR है तो उसके जो चार्ज क्रिएट होंगे असाइनमेंट के तौर पे होंगे, असाइनमेंट। जी हाँ, काफ़ी दोस्त कंफ्यूज होते हैं, इसमें लियन में टिक मार देते हैं, बैंक में लियन रखते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा असाइनमेंट। जी हाँ, यहाँ सही उत्तर होगा असाइनमेंट। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। एज पर सेक्शन ब्लैंक ऑफ NI एक्ट 1881 प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर इन केस ऑफ बैंक ड्राफ्ट इज डिफाइंड। NI एक्ट 1881 के अनुसार बैंक ड्राफ्ट के केस में पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलता है। इसका जिक्र जो है NI एक्ट के किस सेक्शन में है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: सेक्शन 128, सेक्शन 131, सेक्शन 85(1), सेक्शन 85(a). जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मेरे साथ खेल सकते हैं इसका वो जवाब। लेकिन अगर सही उत्तर पता नहीं है तो मैं बता दूं, इसको जो जिक्र किया गया है बैंक ड्राफ्ट के केस में प्रोटेक्शन मिला है पेइंग बैंकर को, तो वो है, इसका जिक्र है सेक्शन 85(a), NI एक्ट 1881 में जिक्र किया गया है। इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 85(a). चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। एज पर विच सेक्शन ऑफ NI एक्ट एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड? जी हाँ, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है अस्पष्ट लिखत जिसको बोलते हैं। इसका जिक्र कौन से सेक्शन में किया गया है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: सेक्शन 10, सेक्शन 17, सेक्शन 20, सेक्शन 7। जी हाँ, आपको इसका उत्तर पता है तो आप खेल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, अंडर सेक्शन 17 इसका उत्तर है। सेक्शन 17 में इसका जिक्र किया गया अस्पष्ट लिखत के बारे में NI एक्ट में, कि अगर अस्पष्ट लिखत है तो उसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। एज पर विच सेक्शन ऑफ NI एक्ट 1881 पेमेंट इन ड्यू कोर्स इज डिफाइंड? NI एक्ट 1881 के अनुसार पेमेंट इन ड्यू कोर्स किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: सेक्शन 10, सेक्शन 9, सेक्शन 8, सेक्शन 4। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आपको बहुत बहुत बधाई, और नहीं पता है तो जान लीजिए इसका उत्तर है अंडर सेक्शन
10। जी हाँ, अंडर सेक्शन 10 इसका उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। एज पर विच एक्ट बैंक्स आर टू मेंटेन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो विथ आरबीआई। उस कौन से एक्ट के अनुसार, कौन से सेक्शन के एक्ट के अनुसार बैंक को एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास। जी हाँ, सभी बैंकों को अब उनके जमा पूंजी के हिसाब से, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के हिसाब से कुछ सिक्योरिटी कैश के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, गोल्ड के रूप में, एसएलआर के रूप में रखा जाता है। इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? आपके ऑप्शन है अंडर सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट, अंडर सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट, अंडर सेक्शन 42(1) ऑफ बीआर एक्ट, अंडर सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में खेल सकते हैं, नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये इसका सही उत्तर है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट 1949। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा अंडर सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट 1949, जिसके तहत सभी बैंकों को उनके नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड कैश के रूप में। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। Which section of NI Act 1881 deals with स्पेशल क्रॉसिंग ऑफ चेक ड्राफ्ट। जी हाँ, एनआई एक्ट का कौन सा सेक्शन जो है स्पेशल क्रॉसिंग, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के स्पेशल क्रॉसिंग के बारे में जिक्र करता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सेक्शन 91, सेक्शन 148, सेक्शन 124, सेक्शन 138। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि इसका सही उत्तर है अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24, जहां पर एनआई एक्ट में स्पेशल क्रॉसिंग के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा खेल रहे होंगे, सभी सवाल बना रहे होंगे। अब आप बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 10 के अनुसार प्लेज इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सेक्शन 142 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जी हाँ, प्लेस का जो डेफिनेशन है, जिसको डिफाइन किया गया है, ये इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जी हाँ, सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका सही उत्तर होगा। प्लेस को डिफाइन किया गया है, इसको याद कर लीजिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हिच सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट 1881 डील्स विद द प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर। जी हाँ, वो कौन सी सेक्शन है जिसके एनआई एक्ट का, जिसके तहत अगर चेक प्रेजेंट किया गया या डीडी प्रेजेंट किया गया और कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और अब क्या ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सेक्शन 126, सेक्शन 128, सेक्शन 131, सेक्शन 141। जी हाँ, ये तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर पता है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं पता है तो जान लीजिए, इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट, जिसमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है कलेक्टिंग बैंकर्स को चेक कलेक्शन में या तो डीडी कलेक्शन में। जी हाँ, अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। बैंकिंग इज डिफाइंड इन अंडर सेक्शन 5 ऑफ बीआर एक्ट 1949, अंडर सेक्शन 5 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, अंडर सेक्शन 9 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, अंडर सेक्शन 9 ऑफ बीआर एक्ट 1949। जी हाँ, ये तो आसान सा सवाल है, ये तो ज़रूर आपको पता होगा, और पता नहीं है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है कि बैंकिंग का जो डेफिनेशन किया गया है वो अंडर सेक्शन 5 ऑफ बीआर एक्ट 1949, जिसके तहत बैंकों को लोगों से जमा लेना और लोगों को, ज़रूरतमंद को पैसा लोन के तहत बांटना है, बैंकिंग को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 5 ऑफ बीआर एक्ट 1949, सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। असाइनमेंट इज डिफाइंड अंडर। असाइनमेंट एक चार्ज है जो डिफाइन किया गया है कौन से सेक्शन और कौन से एक्ट के तहत। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सेक्शन 142 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में खेल सकते हैं, नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है अंडर सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जी हाँ, असाइनमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हिच सेक्शन ऑफ बीआर एक्ट 1949 डील्स विद द लाइसेंस ऑफ बैंक। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कौन सा सेक्शन जो है जिक्र करता है बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के बारे में,
तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 और सेक्शन 23। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बहुत बधाई, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये है इसका सही उत्तर कि अंडर सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट। जी हाँ, 22 ऑफ बीआर एक्ट 1949 में ये जिक्र किया गया है कि बैंकों को लाइसेंस किस तरह से दिया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेचुअल इक्विटी रेशियो प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। जी हाँ, आरबीआई के द्वारा एसएलआर रखने के लिए मैक्सिमम कितना एसएलआर बैंक मेंटेन कर सकते हैं ये बताया गया है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 20.50%, 25%, 35%, 40%। जी हाँ, फटाफट कर डालिए, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। जी हाँ, इसका उत्तर अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जाके, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है 40। जी हाँ, मैक्सिमम एसएलआर जो है 40% है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, मॉर्गेज इज डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ व्हिच एक्ट। जी हाँ, मॉर्गेज का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में मिला है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सेक्शन 142 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जी हाँ, मॉर्गेज का डेफिनेशन किया गया है, इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जी हाँ, याद कर लीजिए, सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, आरबीआई एक्ट 1934 केम इनटू फोर्स फ्रॉम। आरबीआई एक्ट 1934 कब से लागू आया, कब से प्रभावी हुआ, इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 31 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1934, 1 जनवरी 1935। जी हाँ, ये काफ़ी पहले पूछा जाता था, काफ़ी सवाल फिर भी इसमें पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि आरबीआई एक्ट 1934 कब प्रभावी हुआ था, कब इस लागू किया गया था, और इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935। जी हाँ, 1 अप्रैल 1935 इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक आर नॉट सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट एज पर सेक्शन ब्लैंक ऑफ बीआर एक्ट 1949। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों द्वारा दिए जाते हैं वो कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, स्क्रूटनी सब्जेक्ट नहीं होता है। ये कौन से एक्ट में कहा गया है, सेक्शन में। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सेक्शन 24A, सेक्शन 21A, सेक्शन 26A, सेक्शन 35A। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में खेल लीजिए, नहीं तो मैं बता दूं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का डिस्क्रिशनरी पावर होता है इसका जिक्र किया गया है अंडर सेक्शन 21A ऑफ बीआर एक्ट 1949 में। तो इसका सही उत्तर होगा अंडर सेक्शन 21A बीआर एक्ट 1949। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन पीरियड ऑफ राइट ऑफ फोरक्लोजर बाय द मॉर्टगेजी इज। जी हाँ, लिमिटेशन पीरियड क्या है राइट ऑफ फोरक्लोजर बाय द मॉर्टगेजी इज। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 3 ईयर्स, 12 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, ये लिमिटेशन पीरियड के बारे में पूछा गया है, जिसमें लेंडर को एक राइट होता है, फोरक्लोजर एक लीगल प्रोसेस होता है फोरक्लोजर, जिसके तहत लेंडर जो है उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकता है, और एक लीगल प्रोसेस जिसको फोरक्लोजर कर सकता है, लीगल प्रोसेस का उपयोग कर सकता है मॉर्गेज के केस में लेंडर। तो इसकी जो लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बता दीजिए, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है 30 ईयर्स। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 30 ईयर। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल, और सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्रीज। जी हाँ, डिक्री अगर मिला है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 3 ईयर्स, 12 ईयर, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। जी हाँ, एक एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का लिमिटेशन पीरियड, ये बड़ा सरल सवाल है, अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में खेल सकते हैं, नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा 12 ईयर। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 12 साल इसका लिमिटेशन पीरियड है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ MCQs जो मैं 20 प्रश्नों का लेके आया था। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवालों की जो सीरीज़ है आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार होंगे, और आपके सफलता की उम्मीद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें फिर MCQ लेके आऊँगा मैं आपके साथ, और एग्ज़ाम तक आपके साथ बने रहूँगा, आपके लिए मदद करता रहूँगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि एक कमेंट करके बता दीजिए कि अगला MCQ मैं किस टॉपिक पे लाऊं, तो मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे नए वीडियो पहले मिल सके।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, आभार, थैंक यू।